तो नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल की थर्ड यूनिट के अंदर अपरदनात्मक शिलाकृतियां हैं, चाहे वो शिलाकृतियां वायु के द्वारा निर्मित हो या नदी के द्वारा निर्मित या समुद्री लहरें या हिमनद के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां और काष्ठ शिलाकृतियां हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो उसमें से एक शिलाकृति का बेसिक परिचय देखेंगे कि बेसिकली नदी होती क्या है और नदी सहायक नदियां या उसका अक्वा बेसिन क्या है, डेल्टा क्या है और नदी जहां से निकलती है उसका उद्गम क्षेत्र क्या है, नदी के कौन कौन से कार्य हैं। उसके बाद हम नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो ये यानी टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हम इजी वे में इसको यानी कॉन्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट आता है यानी नदी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, यानी नदी अपने मार्ग में परिवहन करती है, परिवहन के साथ उनमें जो कंकड़ पत्थर बजरी हैं वो क्या करते हैं, उसका यानी चट्टानों से टकराते हैं, धरातल से टकराते हैं तो अपरदन होता है और अपरदित मलबा का परिवहन भी करती है। तो उससे क्या है, कई प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनती है। तो उन शिलाकृतियों से पूर्व हम बात करते हैं नदी। फिर नदी कहते किसे हैं, यानी मुख्य रूप से कोई भी यानी ऊंचा जो भूखंड होता है उस भूखंड से नदी विसर्पाकार मार्ग या यूं कहें विविध भूखंड से होते हुए अंत के अंदर क्या है, समुद्र या किसी खाड़ी के अंदर गिरती है। तो यानी जल की एक निश्चित मात्रा जो प्रमुख रूप से उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाती है, यानी वो कहलाती है नदी। तो नदी के अंदर उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ बहेगी, अपना एक निश्चित प्राकृतिक मार्ग होता है, होती है यानी मुख्य रूप से नहर एक होती है नदी। नहर को हम कृत्रिम रूप से क्या है, यानी उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ प्रवाहित कर सकते हैं, यानी निम्न ढाल से उच्च ढाल की तरफ लिफ्ट के द्वारा चढ़कर उसका जल डाला जा सकता है। लेकिन नदी का एक निश्चित यानी मार्ग होगा, निश्चित एक उद्गम स्थान होगा और निश्चित स्थान पर मुख्य रूप से क्या है, गिरती है। जिसमें कुछ नदियां तो यानी वर्ष भर प्रवाहित होती है, यदि वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से जहाँ बर्फ जमी रहती वहां से निकलती है तो यानी वो 12मासी नदियां होगी, कुछ बरसाती नदियां भी होती है। तो यानी जिस क्षेत्र से नदी का उद्गम होता है, जिस क्षेत्र से नदी निकलती है उसका वो कहलाता है उद्गम स्थल। क्या कहलाता है, उद्गम स्थल कहलाता है। तो उद्गम स्थल कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कोई ग्लेशियर हो सकता है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी है यानी भारत में बहने वाली गंगा जो पवित्र नदी भी है और उसको राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा है 2008 के अगर मुख्य रूप से देख लिया गया तो गंगोत्री हिमालय से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। इस प्रकार सतलुज है वो कैलाश पर्वत श्रेणियों से के आसपास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी यानी राक्षसताल झील के आसपास से निकलती है। इसी प्रकार सिंधु नदी, तो यानी एक निश्चित उद्गम स्थल उसका होगा। फिर यदि हम बात करते हैं कि नदी यानी जिस क्षेत्र से होकर बहती है तो वहां यानी तंग घाटी का निर्माण कर देती है। तो जिस मार्ग से बहेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी घाटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, घाटी कहलाएगी। क्योंकि नदी और उनकी अनेक धाराएं आकर मिलती है और वो कहलाती है सहायक नदियां। क्या कहलाती है भाई, सहायक नदियां कहलाती है। तो आज हम थोड़ा बेसिक परिचय कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके अंदर जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम इस टॉपिक को यानी जो आगे शिलाकृतियां पढ़ेंगे वो विस्तार से अध्ययन यानी वो समझ में उतनी नहीं आएगी। तो इसलिए ये बेस है, बेस के आधार पर
फिर हम उस कलाकृतियों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए नदी के मार्ग में यानी मुख्य रूप से कोई कटक आ गया और कटक के कारण नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, या ये नदी इस साइड में नहीं बहती, क्यों? क्योंकि यानी कोई पहाड़ी होती है, वो क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा कहलाती है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल, सतपुड़ा है, अरावली है, और इधर यानी ये हिमालय है। इसके यानी पूर्व के अंदर तो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम में अरब सागर के अंदर नदियां गिरती है। तो जो ऊंचा जो कटक होता है वो कहलाता है जल विभाजक। जल विभाजक के कारण नदी मुख्य रूप से क्या है उनका परिवहन मार्ग है वो निर्धारित प्रमुख रूप से क्या है होता है। फिर बात करते हैं मुख्य नदी तथा उनकी जो सहायक नदियां होती है, वो जो क्षेत्र होता है और उसके आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन कहलाता है। नदी के आसपास वाला जो बेसिन होता है, जहां नदी मुख्य रूप से बरसाती मौसम में बाढ़ लेके आती है, वो उसका जो बेसिन कहलाता है। और मुख्य नदी तथा उनकी जो सहायक नदियां हैं, जिन जिन क्षेत्र को सिंचती है या जिन जिन क्षेत्र में वो सिंचती है, वो उसका कहलाता है क्या? अपवाह तंत्र कहलाता है। अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी मुख्य तथा उसकी सहायक नदियां जिन जिन क्षेत्र को सिंचती है। और अंत में यानी नदी मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदानी भागों से होते हुए अंत में समुद्र में गिरती है या किसी खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वहां मुख्य रूप से गिरने से पूर्व नदी कई धाराओं में बहती हुई यानी समुद्र में गिरती है, तो वहां मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण होता है। नदी छोटी है, जलोढ़ मात्रा कम है, तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जैसे नर्मदा और ताप्ती पर पठारियों क्षेत्र से बहती है, जलोढ़ मात्रा कम है, नदियां बूढ़ी हो चुकी हैं, जिसके कारण जलोढ़ मात्रा कम है, बरसात अचानक होती है तो वो जलोढ़ पदार्थ समुद्र के अंदर तक ले जाती है, जिसके कारण वह डेल्टा नहीं बनता, वहां एक छोटा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, या मिसिसिपी नदी है, अमेजन नदी है, ये नदियां यानी डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा है ना, वो ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसी आकृति यानी मुख्य रूप से बनती है इसके अंदर। और डेल्टा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है इतिहास के जो पितामह है हेरोडोटस ने नील नदी के किनारे पर जो डेल्टा जैसी जो शिलाकृति बने, वो उसके लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। ये यूजीसी नेट और केवीएस नवोदय में भी ऐसे प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बीए पार्ट फर्स्ट के साथ ये टॉपिक है, यानी बीए एमए प्री के अंदर भी भूआकृतिक विज्ञान के अंदर भी लगता है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक सहायकफुल इसके अंदर रहेगा। तो ये तो आ जाती इसका बेसिक यानी कॉन्सेप्ट है। फिर क्या होती है? नदी मुख्य रूप से के कार्य कौन कौन से हैं, और नदी के कार्यों की बात करते हैं तो नदी 3 प्रकार के कार्य करती है। एक तो क्या करती है? नदी जिस मार्ग से बहेगी उस क्षेत्र में नदी क्या करेगी? वही अपरदन करेगी। क्या करेगी? यानी वहां चट्टानों को काटेगी, और चट्टान काटेगी तो उस चट्टान का क्या होगा? यानी अपरदन होगा। एक कार्य तो नदी करती है अपरदन, यानी मार्ग में जल की मात्रा होगी, जलोढ़ मात्रा, और जो कंकड़ पत्थर वो उनके औजार होते हैं, और औजार यानी जिस घाटी में बहती है वहां पर वो घर्षण करती है, जिसके कारण यानी से बहती है वहां अपरदन करती है। अपरदन एक होता है भौतिक अपरदन, जिसको यांत्रिक अपरदन भी कहते हैं, दूसरा है रासायनिक अपरदन। तो भौतिक के अंदर तो क्या होगा? यानी अपतरण की क्रिया होगी, इसके अंदर चट्टानों का ह्रास होगा, घिसने की क्रिया मुख्य रूप से होती है। और
वो निर्भर करता है नदी में यानी जलोढ़ कितना है, नदी का वेग कितना है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा यदि हम देखते हैं तो रासायनिक अपरदन, चट्टानों के अंदर यानी कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं वो जल के साथ घुलकर यानी मुख्य रूप से यानी उनका कार्य होता है। तो ये तो हो गया क्या है अपरदन। दूसरा कार्य करती है यानी अपरदित मलबे का क्या करती है, परिवहन करती है। क्योंकि नदी उच्च ढाल से निम्न ढाल की होती है, नदी में जितनी सहायक नदियां होंगी जितना यानी वेग ज्यादा होगा उतनी मात्रा में यानी वो मलबा को परिवहन करती है। और परिवहन के अंदर यानी कुछ मात्रा में तो मलबा घसीट कर चलता है, कुछ मात्रा में यदि यानी बड़े होंगे वो लुढ़क कर चलते हैं, कुछ यानी घोलीकरण की क्रिया के द्वारा और कुछ लटकन विधि के द्वारा। लटकन विधि में क्या होता है यानी जो हल्के पदार्थ होते हैं नदी के साथ झुकते हुए जाते हैं। जैसे यानी मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी अपना कुल भार का 90% भाग झुला कर ले जाती है, यानी छोटे कणों को यानी मुख्य रूप से झूल कर उसके चलते हैं। तो ये यूजीसी नेट के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, एसएससी के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी अपना 90% जो परिवहन है वो लटकन विधि के द्वारा लेके जाती है, तो मिसिसिपी नदी। तो ये आ जाता है नदी का परिवहन कार्य। इसके बाद थर्ड कार्य होता है नदी का निक्षेप। नदी क्या करती है यानी मार्ग में उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ बहती है, नदी के मार्ग में अवरोध आ गया या नदी का ढाल कम हो गया तो नदी का वेग कम होगा, नदी का वेग कम होगा तो नदी क्या करती है जो एक्स्ट्रा मलबा है उनको यानी वहां पर जमा कर देती है। जैसे नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, नदी जब मध्यवर्ती भाग में आती है तो बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है, निचले भागों में आती है तो नदी डेल्टा का मुख्य रूप से क्या है निर्माण है वो करती है। तो जो परिवहनी मलबा है ढाल और वेग कम होने के कारण नदियां उस मलबे को यानी क्या कर देती है निक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। तो ये नदी के हो गए 3 कार्य। एक यानी प्रश्न 2017 के जो अपने बीए पार्ट फर्स्ट का एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा गया छठी शक्ति का सिद्धांत क्या है। छठी शक्ति का सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो छठी शक्ति का सिद्धांत यदि हम बात करते हैं तो गिलबर्ट महोदय ने दिया भाई छठी शक्ति का सिद्धांत। किसने दिया यानी गिलबर्ट महोदय ने यानी छठी शक्ति का सिद्धांत दिया। और इसका सिद्धांत क्या था, नदी के वेग और नदी की परिवहन जो क्षमता का यानी इससे संबंधित यह सिद्धांत था। और गिलबर्ट ने क्या बताया कि कोई नदी है, नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो नदी में जो परिवहनित मलबा होता है वो 6 के गुणज में वृद्धि होती है। अर्थात यदि गिलबर्ट ने क्या बताया कि यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए और तो उसकी जो वृद्धि है 6 के गुणज में होती है। अर्थात गिलबर्ट ने बताया कि नदी का वेग दुगना होगा तो नदी की परिवहन है वो 6 के गुणज में वृद्धि होगी। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 गुना क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि हो जाएगी। और यही छठी शक्ति का सिद्धांत है। तो सीधा सा 2 नंबर का प्रश्न आए तो सटीक उत्तर देना है कि छठी शक्ति का सिद्धांत क्या है। छठी शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन गिलबर्ट महोदय ने किया। उनका ये सिद्धांत नदी के वेग और नदी की परिवहन शक्ति से संबंधित है। नदी का वेग यदि क्या कर दिया जाए, नदी का वेग दुगना कर दिया जाए
तो नदी में जो परिवहनित मलबा है वो 6 के गुणज में वृद्धि होती है, अर्थात नदी के वेग के अंदर 64 गुना वृद्धि हो जाती है, और यही छठी शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं नदी के द्वारा निर्मित जो शिलाकृतियां हैं, तो नदी के अंदर कई प्रकार की शिलाकृतियां हैं। हम एक एक शिलाकृति को डायग्राम के द्वारा क्या है क्लियर स्पष्ट करेंगे, जिसमें यानी कर्म से भी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात यानी जलज गर्तिका, अवमित कुंड, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, नदी विसर्ग और गोखुर झील, नदी तटबंध, बाढ़ का मैदान, गुम्फित नदी, डेल्टा। तो इस प्रकार नदियों को 3 चरणों में बांट कर इन शिलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। नदी के ऊपरी भाग में निर्मित शिलाकृतियां, नदी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित शिलाकृतियां और नदी के निचले भाग में निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। जो शिलाकृतियां हैं उनका वर्णन कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।